सबसे पहले हम एजेंडा रिव्यू करेंगे। आज एजेंडा में हम सबसे पहले सर का सेशन होगा, डॉक्टर श्रीराज का सेशन होगा मॉड्यूल 4 पे। उसके बाद हमारे इस सेशन में सर के सेशन के टाइम पे मैं सभी लोगों को म्यूट पे रखूंगी, जिससे कि हम सब एक दूसरे की बातें आराम से अच्छे से सुन सकें। उसके बाद सर के सेशन के बाद हम अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, सर से सेशन ले रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सर के सेशन के बाद हमारा एक ओपन सेशन होगा, जिसमें कि आप सर से सवाल पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके या फिर अपने सवालों को आप चैट बॉक्स में डाल के। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग अपने वीडियोस को ऑन रखें, क्योंकि एक ब्लैक स्क्रीन को पढ़ाने में और बात करने में कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप वीडियोस ऑन रखेंगे तो हमें इंटरेक्शन और बढ़ेगा। थैंक यू जिसने मेरी बात को माना, मेरी बात का मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और वो लोग जिन लोगों के नाम यहाँ पे ओप्पो, वीवो, गैलेक्सी, लेनोवो इस तरह दिख रहे हैं, तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने नाम को रीनेम कर लें और अपना शुभ नाम वहां पे लिखें। ध्यान रखें आप लोग बीएमसी बैच 2 में मॉड्यूल बैच 2 में हैं और आप सभी लोग उसी बैच में बीएमसी बैच 2 में ही सारे सेशन अटेंड करेंगे। डॉक्टर श्रीराज हमारे साथ हैं। सर, वुड यू लाइक टू do screen testing and sound testing? Yeah, I would like that. You can I've hear me, given you, right? yes, Yeah. I've given you screen sharing rights. Sure, Can you sure. share your screen? Yes, certainly. Okay, good. So I would like to introduce Dr. Sriraj Talvadekar ji, who is Assistant Professor in the Department of Microbiology in the SAID GSMC and KEM Hospital, Mumbai. He is a member of the KEM Hospital Infection Control Committee as the Infection Control Officer, and he is playing an active role in ongoing COVID-19 pandemic. He has been serving in the public sector since the last 5 years in various aspects of microbiology like hospital infection control, molecular diagnosis of COVID-19, lab diagnosis of tuberculosis and other infectious disease in the prestigious institutes like KEM, LTMGH, and of TB Hospital, Sevray. He holds a special interest in hospital infection prevention control, mycobacteriology, molecular diagnosis of infectious disease. A very warm welcome to sir. And sir, the floor is all yours. Your voice was clear. And thank you so much. Please Can go you ahead, see sir. is the presentation visible? Yes, sir, I can see your presentation. Okay. And So I would request that we have a mixed crowd. So I would request that you please do your presentation in English, Hindi, and Marathi mixed language. Okay, will do. Yeah. Thank you so much, sir. Please go ahead, sir. Okay, good afternoon to everyone. So today we are going to focus on the infection prevention control practices. Basically, this is something which has come to the forefront, especially in the last 1.5 year or so. हमने जो देखा पिछले 1.5 साल में इस एस्पेक्ट पे काफी ध्यान गया है, आकर्षित हुआ है। इतने सालों से माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल के बाकी टीम लोगों को बताती थी, पर इतना सीरियसली नहीं लेते थे। हमने देखा है काफी बार हम जब सेशंस लेते थे तो ज्यादा अटेंडेंस नहीं होता था क्लिनिकल डिपार्टमेंट से या इवन नर्सिंग स्टाफ से। वो बोलते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं तो ये सब के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। पर जो हम इतने सालों से सिखा रहे थे वो कोविड Sir, I cannot hear you. You are muted. Dr. Sriraj, I cannot hear you. You are muted.
Yeah, I am still on. Yes, sir, but I am seeing myself on your Yeah, now it's okay. visible, right? हाँ. Yes, okay. So basically हम इस चीज पे ध्यान देने वाले हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं. इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल आपने पिछले टॉक्स में सुना होगा उसके बारे में, तो हमें क्या क्या करना है वो देखना है. जब हम बोलते हैं एनवायरमेंट बेस्ड इन्फेक्शन कंट्रोल, तो उसमें कैसे है, मेनली अपना जो एन्व्हायरमेंट कैसे आहे, आपल्या अवतीभवती जे काय आहे त्याच्याबद्दल आपण त्याच्या त्या मार्गाने कसं इन्फेक्शन कमी ठेवू शकतो, ह्या गोष्टीवर आपल्याला भार द्यायचा आहे. तो उसमें क्या होता है, जो भी जनरल प्रिंसिपल्स है जो आपको आपने नर्सिंग में सीखे ही है एज हेल्थ केयर वर्कर्स, हमको सब ये प्रिंसिपल्स मालूम है कि हैंड हाइजीन जैसे है, फिर अपन हम जब क्लिनिकल सेटिंग्स में काम कर रहे तो खाना नहीं खाना चाहिए, मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए, ये सब जनरल प्रिंसिपल्स सबको ही मालूम है, तो उसके दोहराने की कुछ मुझे जरूरत नहीं लग रही. पर बाकी के जो पॉइंट्स है ये हम ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सके. और हर पॉइंट को आपको एक तरीके से देखना है ताकि आपको समझ में आए कि वो पॉइंट की जरूरत क्या है. जैसे ये पहला मुद्दा है, ओपन वार्ड्स एंड स्पेस बिटवीन बेड्स शुड बी 1 to 2 meters. तो जैसे आपने सुना होगा SARS-CoV-2 ये वायरस है जो कोरोना कोविड बीमारी फैलाता है. तो जैसे कि आपने सुना है, ये जब भी कोई पेशेंट जो कि कोविड के लिए पॉजिटिव है, ये खांसी करता है, छींकता है या बात करता है, तो ये उसमें से ये ड्रॉपलेट्स को रिलीज करता है एनवायरनमेंट में. और ये जो ड्रॉपलेट्स है ये थोड़े बड़े कण होते हैं और ये तुरंत गिर जाते हैं, ग्रेविटी की वजह से तुरंत गिर जाते हैं और ये टेबल पे गिरेंगे, बेड पे गिरेंगे. और जब कोई व्यक्ति उसे हाथ लगाता है और अनजाने में आंख या नाक में हाथ लगा देता है ऐसी बात पे, तो फिर ये उसका संक्रमण इस तरीके से होता है. तो ये हमने देखा है कि ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो साधारणतः 6 फीट से ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, इसलिए हम उसे सोशल डिस्टेंसिंग भी, ये शब्द आपने पिछले 1.5 साल में काफी सुना है. तो ये अगर आप किसी भी पॉजिटिव व्यक्ति से 6 फीट की दूरी रखें तो फिर ये वायरस आपके पास आना बहुत ही कठिन है. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि 2 बेड्स के बीच में एटलीस्ट 2 meters, दैट इज 6 feet, ये है आइडियल चीज. पर कभी कभी अपने हॉस्पिटल में स्पेस कम होता है तो हम एटलीस्ट 1 मीटर कहते हैं, जो है 3 फीट. बहुत सारा स्पेस रहेगा तो क्या होगा, क्रॉस कंटॅमिनेशन का भी चान्स नहीं रहता है. क्रॉस कंटॅमिनेशन म्हणजे काय की एका पेशंटचे इन्फेक्शन दुसऱ्या पेशंटला नाही होणार. हाँ, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को अगर संक्रमण हो जाए, जो इन्फेक्शन पहले उस पेशेंट में नहीं था, जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तब नहीं था, पर एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को जाना, इसे कहते हैं क्रॉस कंटैमिनेशन. सिंगल रूम्स अगर आपके हॉस्पिटल में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है, जिससे कि क्रॉस कंटैमिनेशन पे रोक आ जाती है. हर पेशेंट के लिए एक सिंगल रूम. तो ज्यादातर हमने देखा है भारत में जो हमारे पास सिंगल रूम्स के लिए काफी बार उतनी जगह नहीं होती है, उतने रिसोर्सेस नहीं होते, इसलिए हम सिंगल रूम्स तो नहीं रख पाते बहुत टाइम. बहुत सारी जगह जो जिसे हम आइसोलेशन रूम्स भी कहते हैं, सिंगल आइसोलेशन रूम्स, वो तो ज्यादातर जगह नहीं दिखाई देते हैं. तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो कोहॉर्टिंग कर सकते हैं. तो कोहॉर्टिंग क्या है मैं आपको आगे बता दूंगा. हैंड वॉशिंग एंड टॉयलेट फैसिलिटीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो पिछले 1.5 साल में ऑलमोस्ट आपने देखा ही है कि आजकल ना सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स बट जो कॉमन जनरल पब्लिक है उससे भी हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग का इम्पोर्टेंस अभी समझ में आया है. इतना आया है कि थोड़ा वो ज्यादा भी कर रहे हैं, जितना जरूरत नहीं है उससे ज्यादा हाइपर होके भी कर रहे हैं. आपने देखा रहेगा फर्स्ट वेव के टाइम पे तो हैंड वॉश
हैंड रब सॉल्यूशंस 900 रुपया में बिक रहे थे, ज्यादा महंगे बिक रहे थे। तो ये सब जो हम इतने सालों से बोल रहे थे, ये कोरोना के भय से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। एक जगह इस एस्पेक्ट से अच्छी ही बात है। और एंटे रूम माने क्या, जब भी हम कोई रूम में जा रहे हैं तो उसके पहले एक छोटा सा रूम रहता है जो कि आपका नॉन क्लिनिकल एरिया और मेन जो आइसोलेशन रूम है जहाँ पे कोविड या कोई भी दूसरी बीमारी का पॉजिटिव पेशेंट है। हाँ, मैं इस बार ज्यादा कोविड पे बता रहा हूँ, पर ये आइसोलेशन रूम टीबी पेशेंट के लिए भी हो सकता है। हाँ, एमडीआर टीबी के लिए भी हो सकता है, कोई भी एयरबोर्न पैथोजन के लिए हो सकता है, या एमआरएसए का भी एक आइसोलेशन रूम हो सकता है। आइसोलेशन रूम यानी कोई भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए पॉजिटिव आया रहेगा तो उसे सारे बाकी जनों से दूर रखते हैं ताकि ट्रांसमिशन ना हो। तो ऐसे आइसोलेशन रूम को सेपरेट करने के लिए एक नॉन आइसोलेशन वाले एरिया से डायरेक्ट आइसोलेशन रूम में एंट्री नहीं होती, उसके पहले एक आता है एंटे रूम। एंटे मीन्स बिफोर, आपको मालूम होगा एंटे एंड पोस्ट। सो एंटे मीन्स बिफोर द मेन रूम। सो अगर कोई भी एडमिशन हो रही है, नया पेशेंट जब एडमिट हो रहा है ऐसे वार्ड्स में, तो रूम पूरी तरह से साफ करनी चाहिए। आपको मालूम होगा साफ करना यानी सरफेस डिसइन्फेक्शन इज व्हेरी इंपॉर्टंट। सगळे जे पण सर्फेसेस आहेत, टेबल्स आहेत, बेड्स आहेत, ट्रॉलीज आहेत, ते आपण सरफेस डिसइन्फेक्टंटनी पुसून घ्यायला पाहिजे जेव्हा पण नवीन पेशंट तुमच्या वॉर्डमध्ये येतोय। मग ते आयसोलेशन असो की सादा वार्ड पण असो। हाँ, सो कोई भी नया पेशेंट आ रहा है तो आपको सब सरफेसेस सही तरह से डिसइंफेक्टेंट से साफ करने हैं। और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कांटेक्ट टाइम उसका फॉलो करे। ऐसे नहीं कि एक बार पोछा मार दिया हाइपो से या जो भी डिसइंफेक्टेंट आप यूज कर रहे हो और तुरंत पेशेंट को उधर बिठा दिया, ऐसे नहीं है। आपको कम से कम मोस्ट डिसइंफेक्टेंट्स कांटेक्ट टाइम इज अबाउट 15 to 20 minutes एक्सेप्ट अल्कोहल्स व्हिच एक्ट वेरी फास्ट। तो 15 से 20 मिनट आपने पोंछने के बाद उसको टाइम देना है ताकि जो भी वहां पे जंतु है, पैथोजेंस है, वो सब मर जाए। रूम टू बी क्लीन्ड आफ्टर पेशंट डिस्चार्ज एंड पेशंट ऍडमिशन। जेव्हा पण पेशंट डिस्चार्ज होतो तेव्हा आपल्याला पूर्ण ती रूम साफ करून घ्यायची है। जब भी पेशेंट का डिस्चार्ज हो जाए, उसको वो सही हो जाए या किसी कारण उसे डिस्चार्ज लेना है तो हमें पूरी रूम साफ करके लेनी है। All patient care items used by previous patients to be removed and sanitized or sterilized. इसलिए हमें मोस्टली आप यूज कर सकते हैं सिंगल यूज आइटम्स, तो जो आप तुरंत डिस्पोज कर सकते हैं। अगर आप रीयूज कर रहे हो तो उसे स्टेरिलाइज करके ही रीयूज करना है। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। कोई भी पेशेंट ने यूज किया हुआ एक आइटम अगले पेशेंट को जाना नहीं चाहिए बिना उसे स्टेरिलाइज किए, अगर वो रीयूज कर रहे हो। अगर सिंगल यूज हो तो जैसे ही वो पहले पेशेंट ने यूज कर दिया उसको डिस्कार्ड कर दो, डिस्पोज कर दो। वो बराबर कंटेनर में जाना चाहिए जो भी बायोमेडिकल वेस्ट के हिसाब से है। अगर आप रीयूज कर रहे हो तो फिर उसको स्टरीलाइज करने के बिना आप रीयूज के लिए नहीं दे सकते हो अगले पेशेंट को। हाँ, तो स्टरीलाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट मतलब क्या कि स्पोर्स को भी मार देना, सारे जंतु मार देना, तो सब ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। कोई कोई चीजें ऐसे होते हैं जो स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, उसे हमको एटलीस्ट डिसइंफेक्ट करना है। डिसइंफेक्ट यानी कम से कम जो पैथोजेनिक जंतु है वो तो मर जाए, कम से कम उससे स्पोर्स तो नहीं मरते डिसइंफेक्शन में, पर उसे काफी हद तक हम कम कर देते हैं। हाउसकीपिंग आइटम्स लाइक बेड लिनेन शुड बी क्लीन एंड डिसइंफेक्ट। तो ये तो ऑब्वियस सी चीज है, जो भी आपका जब पहला पेशेंट डिस्चार्ज हो जाए तो सब बेड लिनेन वगैरह सही तरह से साफ कर ले। Now, what about transport of patients from one ward to let's say another facility or something like that? आपको अगर किसी कारण पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे? जैसे सीटी स्कैन के लिए लेके जाना है या कोई किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाना है या फिर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में लेके जाना है, आईसीयू में लेके जाना है। तो
ट्रांसपोर्ट के टाइम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपका पेशेंट कोई इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कोई भी फेफड़ों का डिजीज या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे साइनस, नाक, गले की खांसी वगैरह ऐसे डिजीज से अगर पेशेंट का संक्रमण हुआ है तो पेशेंट को सर्जिकल मास्क जरूर दे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम क्या सोचते हैं कि सर्जिकल मास्क ये खुद को प्रोटेक्ट करता है, पर उसका ज्यादा काम क्या है कि वो जब जो भी पेशेंट छींक रहा है, खांसी कर रहा है, उसको दोगे तो उसका ज्यादा काम होता है। क्या होता है, जो भी पेशेंट छींकता है, खांसी करता है, जो ड्रॉपलेट्स या फिर एरोजोल्स दोनों में से कुछ भी अगर जनरेट हो रहे हो तो वो उस मास्क को चिपक जाते हैं और हवे में नहीं जाते हैं और संक्रमण रुक जाता है। जेव्हा पण आपण सर्जिकल मास्क पेशंटला देतो, जो पेशंट सर्दी खोकला ज्याला झालेला आहे, तर जेव्हा पण पेशंट सर्दी खोकला करतो तेव्हा ते सगळे जे शिंतडे उडतात ते त्या मास्क मध्ये ट्रॅप होतात आणि हवेत शिरत नाही, त्यामुळे त्या रोगाचं संक्रमण होत नाही। हा, मग ते टीबी असो की सार्स कोव्हिड 2 असो, ज्याच्याने कोविड-19 हा आजार होतो। स्टराइल ड्रेनेज शुड बी ऑलवेज मेंटेन बाय क्लोज नेचर। जो भी स्टराइल ड्रेनेज है वो क्लोज होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी शंट्स है या आईवी लाइंस पेशेंट को ऑलरेडी है, वो एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आईवी लाइंस के यहाँ पे पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, पेशेंट को बुखार आने लगता है। वो आईवी लाइन इन्फेक्ट हो जाए तो पेशेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और ज्यादातर ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड पैथोजेंस होते हैं, तो ये ज्यादा एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट होते हैं। हाँ, जैसे आपने सुना होगा मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस, MRSA। हाँ, तो ये जो बैक्टीरिया है, ये जो हॉस्पिटल फ्लोरा जिसे हम बोलते हैं, वो काफी एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट होते हैं। तो हमें ये इन्फेक्शन पेशेंट को नहीं देना है। पेशेंट एडमिट हुआ है किसी दूसरी चीज से, अगर हम इस बारे में सावधानी नहीं बरतेंगे तो उसके खून में भी ये बैक्टीरिया चला जाएगा, सेप्सिस हो सकता है, फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो आईवी लाइंस है, आईवी में आप कोई फ्लूइड दे रहे हो, इवन फ्लश कर रहे हो, उसमें से भी काफी बार इन्फेक्शन स्प्रेड हुए हैं। ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड स्पिल शुड बी क्लीन इमीडिएटली। आपको कोई भी स्पिल होए, अगर ब्लड है या बॉडीली फ्लूइड्स माने CSF, प्लूरल फ्लूइड, असाइटिक फ्लूइड, कोई भी स्पिल हो जाए तो आपको पहले क्या करना है, एक तो सबको अलार्म करना है आपके वार्ड में या जहाँ पे भी काम कर रहे हो, ताकि कोई दूसरा उस पे पैर ना रखे या एक्सपोज ना हो। फिर खुद PPE किट डाल के एक एब्जॉर्बेबल मटेरियल डालना है, उस पे थोड़ा देर रखना है, पूरा उठा के येलो बैग में डालना है, फिर से एब्जॉर्बेबल मटेरियल डाल के अभी 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल के 15-20 मिनट रुकना है, फिर से सब कुछ उठा के येलो बैग में डालना है और फिर सादा चिंदी मारना है। तो ये आपका स्पिल मैनेजमेंट होता है। इतना ध्यान रखें कि सोडियम हाइपोक्लोराइड ऑर्गेनिक मटेरियल में काम के प्रेजेंस में काम नहीं करता है, इसलिए आप डायरेक्ट अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड डालोगे तो वो सही तरह से काम नहीं करेगा। तो आप पहले बायो बर्डन कम कीजिए, ऑर्गेनिक मटेरियल कम कीजिए और फिर उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड एब्जॉर्बेंट के साथ डालें। और जो भी ट्रॉलीज और व्हीलचेयर्स है उसे सही तरह से साफ करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी सारे इन्फेक्शंस इस माध्यम से स्प्रेड होते हैं। यू शुड नो द 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन एज वेल। और ये कब करना है और 6 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन माने कैसे हैंड हाइजीन करना है। हाँ, सो हँड आपल्याला हात कधी धुवायचेत हे माहिती पाहिजे आणि कसे धुवायचेत हे माहिती पाहिजे। सो 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ट्रॉलीज एंड व्हीलचेयर है। हाँ, सो 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन अगर आपको मालूम है तो वो है, हाथ पहले पेशेंट को लगाने के पहले, पेशेंट को हाथ लगाने के बाद, कोई प्रोसीजर करने के पहले स्टेराइल प्रोसीजर, कोई बॉडी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट होने के बाद, और 5th मोमेंट है
आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग्स। तो जिसमें ट्रॉलीज आते हैं, व्हील चेयर्स आते हैं, ये भी पेशेंट उस पे से आ रहा है, तो ये सराउंडिंग्स एनवायरमेंट का हिस्सा है, वहां से भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। अभी एयरबोर्न प्रिकॉशन, अभी ये जो कॉन्सेप्ट है एयरबोर्न ट्रांसमिशन, ये पहले समझ लीजिए आप। बहुत लोगों को कंफ्यूजन किस में होता है, ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन और एयरबोर्न प्रिकॉशंस में। अभी ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन यानी क्या, जैसे मैंने कहा, जब सर्दी खांसी पेशेंट करता है या इवन बात भी करता है, कोविड का पेशेंट ले लो, हाँ, तो क्या होता है, जो बड़े ड्रॉपलेट्स आते हैं 5 माइक्रोन से, सहसा 5 माइक्रोन से बड़े, ये तुरंत गिर जाते हैं। ये 6 फीट से ज्यादा अंतर हवा में नहीं जा पाते आगे। सो वो तुरंत सरफेसेस पे गिरते हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग काम करेगा। सरफेस डिसइंफेक्शन जैसे टेबल रिपीटेडली साफ करना काम करेगा, यस। पर कोई कोई बीमारी जैसे कि टीबी है, ये एयरबोर्न रूट से ट्रांसमिट हो रहे हैं। एयरबोर्न रूट का मीनिंग क्या है, ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियर जो कि 5 माइक्रोन से भी छोटा है, ये तुरंत ऐसे हवा में जब पेशेंट खांसी या छींक करे तो बहुत देर तक हवा में रहता है, ये तुरंत नीचे गिरता नहीं और ये दूर दूर तक जा सकता है। सो आप 6 फीट दूर रखो, एक दूसरे से 6 फीट दूर रहो या 10 फीट दूर रहो, तो भी ये रूम में फैल सकता है। तो इसके लिए इसको सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ सवाल नहीं है, इसको ना ही आपका सरफेस डिसइंफेक्शन का सवाल है, क्योंकि ये सरफेस पे गिरता ही नहीं है, बहुत देरों बाद ये सरफेस पे गिरता है। तो इसके लिए आपको ज्यादा ध्यान देना है वेंटिलेशन पे। वेंटिलेशन अगर आपका रूम का सही है, जो फ्रेश हवा आ रही है अगर आपके रूम में, तो ऐसी बीमारी नहीं फैलेगी। तो इस ऐसे बीमारियों का एग्जाम्पल क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, जो इंडिया में काफी कॉमन है, हमारे पास भारत में सबसे ज्यादा टीबी के केसेस है। तो बहुत कई बार आप अपने भी पेशेंट्स टीबी पॉजिटिव होते हैं। सार्स कोवी, ये जो है वो पहला वाला सार्स जो था 2003 में हुआ था चाइना में। इन्फ्लुएंजा जो स्प्रेड होता है, आपने सुना होगा, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा या स्वाइन इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा जो स्वाइन फ्लू हम बोलते हैं या बर्ड फ्लू बोलते हैं, ये ऐसे प्रकार से फैल सकता है। पल्मोनरी प्लेग ऐसे फैल सकता है। तो प्लेग के काफी एपिडेमिक्स हमारे इंडिया में आके गए हैं पहले के काल में। हाँ, सो अभी सार्स कोवी 2 यहाँ पे कहाँ स्टँड होता है, हाँ, जे कोविडचा व्हायरस आहे सार्स कोवी 2, ते आपण बघितलंय की जनरली ड्रॉपलेट कॉन्टॅक्टनी स्प्रेड होतो। कोविड का जो वायरस है वो ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट से फैलता है, एयरबोर्न से इतना फैलता नहीं है। सीडीसी ने भी बोला है वो ज्यादा फैलता नहीं है, पर कोई कोई सेटिंग्स में, इन लिमिटेड सेटिंग्स, जैसे कि छोटा सा रूम हो जो वेंटिलेटेड नहीं हो, वहां पे ये हवे से भी स्प्रेड हो सकता है ऐसे बोले। इस पे अभी भी रिसर्च चालू आहे। जर आपली रूम खूप छोटी आहे, खूप सारे जण आहे एकत्र विदाउट मास्क बोलतायत आणि व्हेंटिलेशन नसेल, तर तिकडे कोविडचा व्हायरस हवेतून पण स्प्रेड होऊ शकतो। किंवा हॉस्पिटलमध्ये जिकडे एरोझोल जनरेट होतात, एरोझोल जनरेटिंग प्रोसीजर होता है। कोई भी हॉस्पिटल में ऐसी जगह है जहां पे एरोजोल जनरेशन हो रहा है, वहां पे भी ये एयरबोर्न रूट से स्प्रेड हो सकता है। अभी ये कैसे है, इसमें डिफरेंस समझ लो। जो ड्रॉपलेट कांटेक्ट से स्प्रेड हो रहा है वो आपके आंख, नाक और गले तक ही सीमित है, जो उसका कांटेक्ट होएगा आपके म्यूकस मेम्ब्रेन से। वेरएस एयरबोर्न ट्रांसमिशन में क्या होता है, जो आप सांस ले रहे हो और डायरेक्ट फेफड़ों में ये कण जा रहा है, एकदम छोटा सा कण, 5 माइक्रोन से भी छोटा सा कण, उसको बोलते हैं एयरबोर्न ट्रांसमिशन। ये फर्क आप जान ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन को रोकने के लिए आपको वेंटिलेशन और N95 रेस्पिरेटर ज्यादा फायदे की है, और ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन के लिए आपको सरफेस डिसइंफेक्शन और सोशल डिस्टेंसिंग, ये ज्यादा फायदे के लिए।
तो ये दोनों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना है। अभी एयरबोर्न प्रिकॉशंस के लिए क्या क्या करना है, जैसे मैंने बोला N95 रेस्पिरेटर। सो N95 सबको ही मालूम है, सर्जिकल मास्क और N95 रेस्पिरेटर ये दोनों अलग है, आप समझ लीजिए प्लीज। आप आइदर 2 कॉटन मास्क पहन सकते हैं, आप सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं डबल, या सिंगल N95 विद अ प्रॉपर सील। हाँ, सो N95 कैसे है, खुद को प्रोटेक्ट करता है। आप जब पहनोगे N95 आपको ऐसे नोज क्लिप प्रेस करना है और कप करके पफ आउट करना है, कहीं से भी हवा बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर वो बाहर आ रही है तो बराबर से N95 सील नहीं है आपका। और जब आप सांस लोगे तो N95 थोड़ा सा अंदर जाना चाहिए, जब सांस बाहर लोगे तो N95 फिर से रिट्रैक्ट होना चाहिए। यही आप प्रॉपर N95 पहने हैं, इसका इंडिकेशन है। हाँ, तो जब भी आप कोई ऐसा प्रोसीजर कर रहे हो जहां पे एरोजोल जनरेशन हो सकता है, वहां पे आपको N95 पहनना ही है, ये समझ लो आप। वहां पे ना ही सर्जिकल मास्क चलेगा और कॉटन मास्क तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कॉटन मास्क आप जब ट्रैवल कर रहे हो तब पहनो, हॉस्पिटल सेटिंग्स में डू नॉट यूज कॉटन मास्क। दिस इज अ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माय साइड। जो भी आप जब भी हॉस्पिटल एरिया में काम कर रहे हो, कम से कम सर्जिकल मास्क पहनो, कम से कम। अगर N95 मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट इट हैज टू बी रैशनली यूज्ड। हर चीज के लिए N95 की जरूरत नहीं है, बट जहां पे आप को लग रहा है कि एरोजोल्स जनरेट होने वाले, वहां पे N95 बिल्कुल आपको यूज करना ही है। ससेप्टेबल हेल्थ केयर वर्कर शुड अवॉइड एंटरिंग द रूम ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आपको लगेगा, जिसको भी डायबिटीज है या प्रेग्नेंट है या कुछ भी कारण से, तो उन्हें कोविड वार्ड में जाना नहीं चाहिए या कोई भी ऐसे रूम में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे इन्फेक्टेड पेशेंट हो। इम्यूनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने होपफुली दोनों डोज वैक्सीन के लिए है, कोविड वैक्सीन के और हेपेटाइटिस बी के भी लिए हो गए। आई होप बहुत ही फर्क पड़ता है। वी हैव सीन मैजिकल रिजल्ट्स विद द वैक्सीनेशन, सिवियरिटी काफी ड्रॉप होती है। कोई भी आप व्हाट्सएप या किसी भी मैसेज पे बिलीव मत कीजिए, वैक्सीन ये काफी अच्छा है कोविड का, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, बहुत सिवियरिटी कम होती है। इतना समझिए कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी पेशेंट पॉजिटिव, लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, इससे सब फैला रहे हैं, यस पॉजिटिव आ रहे हैं, पर वो RT-PCR पॉजिटिव है। उसका मतलब है कि वायरस सिर्फ वहां पे प्रेजेंट है। उसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट को निमोनिया हो गया है या वेंटिलेटर पे चढ़ गया है। ये जो चीज है, वेंटिलेटर पे जाना या निमोनिया होना, ये काफी हद तक वैक्सीन से कम होती है। प्रोटेक्शन ड्यूरिंग एरोजोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स मैंने बताया आपको। तो ये सारे एरोजोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स है। हाँ, जैसे इंट्यूबेशन है, मैकेनिकल रेस्पिरेशन, अम्बू बैग यूज करना या एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी करना, ये सब वक्त पे आपको N95 पहनना ही पहनना है। नो एक्सक्यूजेस, यू हैव टू वेयर N95 ड्यूरिंग डूइंग प्रोसीजर्स विच जनरेट एरोजोल्स। हाँ, और ये कौन से रूम में करना है ये सब प्रोसीजर्स? एडिक्वेटली वेंटिलेटेड रूम। हाँ, जैसे मैंने बोला एरोजोल ट्रांसमिशन के लिए मोर देन योर सोशल डिस्टेंसिंग, मोर देन योर सरफेस डिसइंफेक्शन, वेंटिलेशन इज इंपॉर्टेंट। कम से कम 160 लीटर पर सेकेंड फ्रेश एयर आना चाहिए। आप अगर वो नेचुरली वेंटिलेटेड है, नेचुरली वेंटिलेटेड मतलब क्या, विंडोज होना, क्रॉस विंडोज होना, ताकि हवा फैले। हाँ, अगर आपका एयरबॉर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम है जो एयर हैंडलिंग यूनिट से मेंटेन हो रहा है, तो उसमें निगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो 12 एयर चेंजेस पर आवर होना ही चाहिए, कम से कम 12 फ्रेश एयर चेंजेस आने चाहिए, और एक सिंगल डायरेक्शन में एयर फ्लो होना चाहिए। कोई भी प्रोसीजर्स के टाइम फुल बॉडी पीपीई किट डालना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये सब आपने पिछले 1.5 साल में देख लिया, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूँ। आपको पीपीई किट के कंपोनेंट्स का काम समझना है। ग्लव्स क्या करते हैं, कांटेक्ट से बचाते हैं, बैरियर टुवर्ड्स द कांटेक्ट ऑफ यू एंड द पैथोजन। गॉगल्स, आईवेयर और फेस शील्ड क्या करते हैं, कोई भी स्प्लैश हो
आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स को बचा रहे, जो आंख है। हाँ, और मास्क, आपका मास्क या N95 रेस्पिरेटर आपके दूसरे म्यूकस मेम्ब्रेन्स को बचा रहे, जैसे कि नोज एंड माउथ। स्प्लैश प्रूफ गाउन, कवरऑल सूट आपको स्प्लैश से बचा रहा है। तो हर कंपोनेंट का इंपॉर्टेंस है, आपको कैसे डॉनिंग करना है और कैसे डॉफिंग करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूँ। वेंटिलेशन के टाइम जो हाई फ्लो नेजल कैनुला है, उसमें ज्यादा आपको एरोजोल्स फॉर्म होने का संभावना है, क्योंकि जो मैकेनिकल वेंटिलेटर्स है वो क्लोज सर्किट होते हैं, ये ओपन है, तो पेशेंट के एरोजोल ज्यादा एनवायरमेंट में जाने वाले हैं। जो भी नर्सेस कोविड सेटिंग्स में काम कर रहे हैं, वो अभी तक तो जान भी चुके होंगे कैसे पीपी डालना है, कैसे N95 मास्क डालना है। जैसे मैंने कहा, N95 मास्क डालने के बाद आपको उसका फिट टेस्ट, सील टेस्ट पहले करना है, उसके बाद ही आपको वो क्लिनिकल एक्टिविटी शुरू करना है। और जैसे कि हम सब पिछले 1.5 साल से बहुत ही स्लीप डिप्राइव्ड हुए हैं, फटीग्ड हुए हैं, स्पेशली द सेकेंड वेव हमने देखा कि काफी बहुत ही बिजी गया है। तो उसके वजह से क्या होता है, जैसे ही पेशेंट, अभी फिलहाल जैसे की सिचुएशन है, केसेस कम हो रहे हैं, तो वी बिकम कॉम्प्लेसेंट, वी आर ऑलरेडी फटीग्ड मेंटली, तो हम प्रिकॉशंस भी कम लेना चालू हो गए। अरे कोविड तो चला गया ना, पॉजिटिव अभी कम हो गया, अभी क्यों N95 पहनना है, अभी क्यों पूरा पीपी किट पहनना है, ऐसे सब लोग सोचना शुरू किए। ऐसे गलती मत करो, पैंडेमिक अभी भी चालू है, कहीं पे भी गया नहीं है, तो कीप ऑन टेकिंग द प्रिकॉशंस। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, ड्रॉपलेट माने 5 माइक्रोन से बड़ा पार्टिकल, जब पेशेंट खांसी कर रहा है, छींक कर रहा है या बात भी कर रहा है, ये म्यूकोजा से एंटर होंगे। जैसे मैंने कहा, कहीं पे भी आप टच करोगे और ऐसे आंख या नाक को हाथ लगाओगे बिना हैंड हाइजीन के, तो ये स्प्रेड हो सकता है। इसका क्लासिक एग्जांपल आज के टाइम में है SARS-CoV-2, जो कि कोविड-19 कॉज करता है, और भी बाकी के इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस वाले पैथोजेंस है, ये भी ऐसे स्प्रेड होते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बोला, बेड में अंतर होना चाहिए, 6 फीट आइडियल है, पर आप 3 फीट का भी रख सकते हो, 1 से 2 मीटर का अंतर होना चाहिए। रेस्पिरेटरी एटिकेट, ये अपने पेशेंट्स को तो मालूम ही नहीं है, जैसे कि हाँ, इंडिया में काफी लोगों को इसका ध्यान ही नहीं है रेस्पिरेटरी एटिकेट, तो आपको उनको सिखाना है, बताना है कि जब भी वो खांसी या छींक करे तो उनको ढक लेना है, मुंह और नाक दोनों, फिर वो रुमाल से हो या सिंगल यूज टॉवेल से हो, पेपर से हो, या कोना हो, एल्बो का कोना, या अगर हाथ यूज कर रहे हैं तो तुरंत हाथ यूज करने के बाद उसको धोए। हाँ, प्रॉब्लम क्या होता है, वो हाथ पे छींकते हैं और फिर सब जगह पे टच करते हैं, तो अगर आप हाथ से क्लोज कर रहे हो माउथ एंड नोज छींकने के लिए, तो तुरंत उसके बाद प्रॉपर हैंड हाइजीन करें। या पेशेंट को आप, जो भी पेशेंट खांसी कर रहा है या सर्दी है, उसे 3 लेयर मास्क दे दो, और उसको प्रेफरेबली विंडो के बाजू का बेड दे दो। ये आपको ध्यान में रखना है। रेस्पिरेटरी एटिकेट आपल्या भारतात जणू नाहीच आहे कोणालाच। लोक रस्त्यावर थुंकतात, शिंकताना खोकताना असंच ओपनली शिंकतात, खोकतात, तर आपल्याला त्यांना समजून द्यायचं आहे की शिंकताना खोकताना नाक आणि तोंड हे कव्हर करायचंय, मग ते रुमालांनी असो किंवा सिंगल यूज पेपरनी असो किंवा मास्कनी असो किंवा हातानी असो किंवा कोण्यानी एल्बोच्या। हा, जर हातानी केलं असेल तर हात लगेच आपल्याला वॉश करायचा है। हाँ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सबको मालूम है, ये सब प्रिकॉशंस आप सबको मालूम है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा। क्लीन हैंड्स, मास्क, आई प्रोटेक्शन, मास्क प्लस आई प्रोटेक्शन। रेगुलर डिसइंफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हाउसकीपिंग स्टाफ को भी आपको बोलना है कि रेगुलरली जो टेबल्स है, जो चेयर्स है, जो बेडिंग है, उसको साफ करना है। एंड रिमेंबर, देयर इज समथिंग नोन एज हाई कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। हाँ, जहाँ पे बहुत सारे जन बहुत रिपीटेडली टच करते हैं। हाँ, खूप सारे जण खूप वेळा त्या गोष्टीला हात लावतात। हाँ, जैसे कि डोर नॉब है, लैंडलाइन है जो आपके हॉस्पिटल में रहेगा, वो बहुत सारे जन हर 10-10, 15-15 मिनट में उसको टच कर रहे हैं। तो ऐसे सरफेसेस
हर 4 घंटे में साफ होने ही चाहिए। फिर पैंडेमिक चालू है, हाँ, तो आप ये आपके हाउसकीपिंग स्टाफ से करवा के ही लेना है। हाई कॉन्टैक्ट सर्फेसेस शुड बी क्लीन एवरी 4 आवर्स मिनिमम। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस यानी डायरेक्टली टच के थ्रू स्प्रेड होता है, हाँ, जैसे कि मैंने पहले बोला था मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस, और बाकी के भी HIV भी कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो सकता है अगर आपको छोटा सा कट होगा और ग्लव्स नहीं पहने। हेपेटाइटिस बी भी स्प्रेड हो सकता है, ये सब मैंने बोला है। हेपेटाइटिस बी का भी आपको वैक्सीन लेना है। हेपेटाइटिस HIV के लिए आपको जब भी एक्सपोजर हो, आप तुरंत पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस आपको लेना है। और इस सब का कॉम्बिनेशन भी कोई कोई बीमारी के लिए लगता है, जो मैंने बताया कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, उसमें मेनली आपको हैंड हाइजीन और ग्लव्स यूज इंपॉर्टेंट है। ड्रॉपलेट में सोशल डिस्टेंसिंग और सरफेस डिसइंफेक्शन, एंड एयरबोर्न में N95 रेस्पिरेटर एंड वेंटिलेशन, ये सब ये ध्यान रखें। ट्रायज माने क्या, पेशेंट जब आपके पास आ रहा है तो उसको एक सेग्रीगेट करना, हाँ, जैसे रेस्पिरेटरी कंप्लेंट से आया है तो उसे दूसरी जगह भेज दो। ये हमने कोविड में देखा। उसके लिए एक अलग से एंट्री रखो ताकि दूसरे लोग जो नॉन कोविड आए हैं कुछ अलग बीमारी से, वो उसके संपर्क में नहीं आ जाए। यहाँ पे वही सब पॉइंट से आपको डिस्टेंस रखना है। आपने देखा होगा जो वेटिंग एरिया में भी हमने तभी एक एक सीट बीच में हम क्लोज कर देते थे ताकि पेशेंट या उनके रिलेटिव्स नजदीक नजदीक नहीं बैठे एक दूसरे के। ये ठीक है। पेशेंट प्लेसमेंट, मोड एंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन, जो भी आप बीमारी सोच रहे हो उसका मोड एंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन मैंने जैसे कहा वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आप वैसे प्रिकॉशंस ले सके। अगर आपका हॉस्पिटल है जो कि TB हॉस्पिटल है तो आप ज्यादा एयरबोर्न ट्रांसमिशन के बारे में सोचेंगे। आप हर जगह पे स्पेशली MDR TB के वार्ड में गए हो तो N95 पहनना पड़ेगा। आप कोई ब्रोंकोस्कोपी वगैरह कर रहे हो तो N95 पहनना पड़ेगा। बड़े बड़े विंडोज रहने चाहिए आपके हॉस्पिटल में अगर TB का हॉस्पिटल है। वही आपका अगर सेटिंग अलग है, अगर वो कुछ, तो फिर आपके अलग रूट ऑफ ट्रांसमिशन होगा और अलग प्रिकॉशंस होगी। पेशेंट की कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, इम्यून स्टेटस ऑफ बोथ द हेल्थ केयर वर्कर एंड द पेशेंट। रूम भी जैसे मैंने कहा इंडिया में जगह कम होती है, स्पेस अवेलेबिलिटी इज लेस, सो सिंगल आइसोलेशन रूम्स आर वेरी डिफिकल्ट। सिर्फ बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिंगल आइसोलेशन रूम्स मोस्टली होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेटअप्स में सिंगल आइसोलेशन रूम्स या नेगेटिव प्रेशर रूम्स ये बहुत कम होते हैं। तो इसमें जैसे कि ये थर्ड पॉइंट मैंने बताया है, कोहर्टिंग यानी क्या, कोहर्टिंग शुड बी डन व्हेन सिंगल रूम्स आर नॉट अवेलेबल। हाईली ट्रांसमिटेबल इन्फेक्टेड पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन सिंगल रूम। अगर आपके पास सिंगल रूम्स नहीं है, अभी कोविड का एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास सिंगल रूम नहीं है तो जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स है उनको आप एक साथ रख सकते हो, हाँ, ताकि इसका इन्फेक्शन उसको भी हो गया, क्रॉस कंटेमिनेशन भी हो गया, तो भी दोनों को कोविड है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि स्ट्रेन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, तो ये अवॉइड करना है। पर इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे जगह कम होती है, सिंगल रूम्स इतने अवेलेबल नहीं है, नेगेटिव प्रेशर अवेलेबल नहीं है, कम से कम आप क्वार्टिंग करो। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि अपेंडिक्स का पेशेंट कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ सेम वार्ड में सोया है, या पेशेंट डिलीवरी के लिए आई है और दूसरा कोविड पॉजिटिव पेशेंट उसके बाजू में सोया है, ये नहीं होना चाहिए। कोहॉर्टिंग होना चाहिए। कोविड आइसोलेशन का अलग से वार्ड रखो, सारे जगह से दूर और अलग से। एंड फॉर ऑल विजिटर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स मास्क आर मैंडेटरी। ये समझ लो मास्क के सामने वाले के प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा है सर्जिकल मास्क। हम क्या सोचते हैं, कोई कोई लोग क्या बोलते हैं, अरे मैंने नहीं मास्क पहना है पर तूने तो पहना है ना, तो क्या हो गया, मैं नहीं पहनूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से इनहेल हो रहा है। ये ऐसे सब कुछ नहीं है। मास्क का पोर साइज बहुत ही जो रहता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत छोटा है। कोई भी मास्क पहनने से
खुद ब खुद सफोकेट नहीं होने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड री इनहेल नहीं करने वाला है, आपको पेशेंट के रिलेटिव्स को मास्क पहनना ही है या फिर उनको एंट्री मत दो अंदर, सिंपल है. अंडरस्टैंड दिस that many of them will be asymptomatic carriers. जो रिलेटिव आपको लग रहा है इसको तो कोविड नहीं है, पर वो उस रिलेटिव के संपर्क में था, तो वो एसिम्टोमॅटिक कॅरियर भी हो सकता है, उसे कोई भी सिम्पटम्स नाही आहे, त्या व्यक्तीला काही एक शिंका नाही आहेत का सर्दी खोकला नाही आहे, पण तरी तो कोविड पॉझिटिव्ह असू शकतो. त्याला म्हणतात असिम्टोमॅटिक ट्रान्समिशन और असिम्टोमॅटिक कॅरियर. तर जर त्या व्यक्तीने मास्क घातला असेल तो किती पण एरोझोल्स येऊ दे का ड्रॉपलेट येऊ दे, त्याचं ट्रान्समिशन होणार नाही. म्हणून प्रत्येक व्यक्तीला सध्याच्या परिस्थितीत मास्क लावणं हे इम्पॉर्टंट आहे. मास्कनी गुदमरायला होत नाही किंवा कार्बन डायऑक्साईड वाढत नाही, नाही ऑक्सिजन थांबतं. मास्कची जी साईज आहे, पोर साईज ती खूप मोठी असते कार्बन डायऑक्साइड आणि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पेक्षा. वायरस भी छोटा रहता है. अभी आप क्या बोलोगे कि वायरस भी तो छोटा है, तो मास्क कैसे उसको रोक रहा है? तो वायरस ये जैसे मैंने बोला ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से स्प्रेड होता है या ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है. ये 5 माइक्रोन जो मैंने बोला उससे भी बड़े होते हैं ड्रॉपलेट्स, और पोर साइज होता है 0.3 माइक्रोन N95 का. तो उससे वायरस मतलब ड्रॉपलेट नहीं घुस पाएगा. यस, वायरस तो छोटे ही रहते हैं, नैनोमीटर्स में रहते हैं, पर ये जो ड्रॉपलेट जिससे ट्रांसमिशन हो रहा है, पेशेंट छींक रहा है, खांसी कर रहा है, ये काफी बड़े कण है, 0.3 माइक्रोन से काफी बड़े हैं, तो ये N95 को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, ये समझ लो. पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत ही छोटे हैं, बहुत 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 छोटे हैं N95 के पोर साइज से. सो ये आराम से ट्रांसमिट होते, तो आप सफोकेट नहीं होगे N95 से. हाँ, वो ब्रीदेबिलिटी थोड़ा कम रहता है बिकॉज ऑफ द वे N95 इज डिजाइन. ब्रीदेबिलिटी एक बार आपको आदत हो जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. स्टार्टिंग में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, सिर्फ आदत होने की बात है. आइसोलेशन रूम जहां पे भी आप हो, वहां पे ऐसे साइनेजेस होने चाहिए. आप देख सकते हो ये सब साइनेजेस लगा है, उसका एक्सेस लिमिटेड होना चाहिए. कम से कम रिलेटिव्स को कोविड वार्ड में आने दो, जब चाहिए तभी आने दो. हर छोटे मोटे चीज के लिए छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, ऐसे सब नहीं रखना है. वेरी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, नॉन इसेंशियल फर्नीचर वगैरह सब हटा दो. डबल डोर एंट्री होना चाहिए. डबल डोर एंट्री यानी क्या? एक डोर जब खुलेगा तब सामने वाला डोर बंद रहेगा, जब पीछे से वो पहला वाला डोर बंद होगा तभी सामने वाला डोर खुलेगा. इसको बोलते हैं डबल डोर एंट्री. उससे क्या होता है? एयर एक्सचेंज होता नहीं है, यहाँ की एयर उधर नहीं जाती, उधर की एयर इधर नहीं आती. दैट इज नोन एज डबल डोर एंट्री. पीपी हमेशा अवेलेबल होना चाहिए. बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स फॉलो होने चाहिए. ये जनरल प्रिंसिपल्स, ये सब इंजीनियरिंग का है, ये मैं कुछ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ. सिर्फ इतना ध्यान रखो, अगर कोई पेशेंट खांसी कर रहा है, छींक रहा है, तो उसको विंडो के नजदीक में बिठा दो और उसको एक सर्जिकल मास्क दे दो. और जो भी टीम यहाँ पे काम कर रही है वो ट्रेन हो चुके हैं काफी हद तक, तो उनको सेम सेक्शन में रखो, उनको दूसरे सेक्शन में मत भेजो, क्योंकि वो फिर उधर भी ट्रांसमिशन फैलाने का चांस होता है. ट्रांसपोर्ट जैसे मैंने कहा, पेशेंट को मास्क पहनाओ. If patient is having respiratory symptoms, even if you are transporting for a very short time, give the patient a surgical mask. आपको यहाँ से वहां भी जाना है, छोटे डिस्टेंस भी जाना है, तो भी पेशेंट को सर्जिकल मास्क दिलवा दो. एनवायरमेंटल क्लीनिंग जैसे कि मैंने बोला, ट्वाइस डेली, आइदर बाय फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट्स और सोडियम हाइपोक्लोराइड. हाँ, सो सोडियम हाइपोक्लोराइड काफी अच्छा है. इट इज अ वेरी गुड वायरोसाइडल, चीप है. मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स यूज सोडियम हाइपोक्लोराइड, बट द फ्रीक्वेंसी शुड बी गुड. हाँ, जैसे ट्वाइस डेली ये तो हो गया फ्लोर और टेबल वगैरह, बट जो हाई कॉन्टैक्ट सर्फेसेस मैंने बताया, डोर नॉब्स, हैंडल, उसको हर 4 घंटे में आप हाउसकीपिंग से साफ करवा लो. हाँ, आइसोलेशन वार्ड का अलग से टॉयलेट होना चाहिए. सब हेल्थ केयर वर्कर्स बराबर से पीपी किट डालने चाहिए. N95 जैसे मैंने बोला, फिट टेस्ट, सील टेस्ट, वो सब करने के बाद ही अंदर घुसो. कभी कभी हम देखते हैं कि वो लोग वार्ड में है,
N95 लिया हुआ है पर वो ऐसे चिन के नीचे लटक रहा है, पहना ही नहीं है बराबर से, तो फायदा क्या है उसका? हाँ, बहुत ही थोड़ा और स्ट्रिक्टली ले लो, ये बीमारी चली नहीं गई है, ऐसे भ्रम में मत रहो कि अभी पॉजिटिव्स कम आ रहे तो कोविड चला गया, ऐसे नहीं है। हमने देखा है फर्स्ट वेव के बाद भी सबको लगा कि कोविड चला गया, बट सेकेंड वेव और भी ज्यादा डेंजरस थी। तो जो भी आप कर रहे हो वो कंटिन्यू करो। तो ये केस है, देखो, हेल्थ केयर स्टूडेंट को दिया गया है पेशेंट जो आइसोलेशन प्रिकॉशंस में 47 ईयर ओल्ड, सी डिफिसिल नाम का बैक्टीरिया है, हाँ, जो काफी एंटीबायोटिक्स खाने के बाद होता है, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, ये सी डिफिसिल से होता है। हाँ, तो उसको बेदिंग करना है और ब्रीफ चेंज करना है। तो क्या होता है वो आपको बताना है, क्या 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 प्रैक्टिसेस, ये हम डिस्कस करेंगे। अगर आप सेकंड क्या है, नर्स है जिसने देखा है कंप्यूटर कीबोर्ड इज विजिबली सॉइल्ड, you step away to get disinfectant wipes to clean the keys. When you return, nurse is at the computer typing. Nurse picks up patient charge, makes a note and returns to the keyboard. When she is finished typing, nurse walks away from computer and enters the patient room. Where is the gap in IPC practices? Can anyone answer this? Okay, हम वो बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ, सो टेक होम मैसेज इतना ही है, आपको ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस लेने हैं। हर बीमारी किस मार्ग से संक्रमण हो रहा है या फैलती है, ये आपको समझ लेना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आज देना चाहता हूँ। हाँ, कुठलाही जंतू हा कसा ट्रान्समिट होत आहे हे तुम्हाला कळलं तर तुम्ही सगळे प्रिकॉशन्स व्यवस्थित घेऊ शकतात। आइदर ते टच ने स्प्रेड होना, आइदर ये बीमारी कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होगी, टच से स्प्रेड होगी, उसमें आपका ग्लव्स यूज और हैंड हाइजीन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, या जो एग्जांपल देखा क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल। दूसरा ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट, जो मैंने कहा SARS-CoV-2, हाँ, जो COVID-19 का वायरस है वो ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट से फैलता है। इसका मतलब क्या, आपको ज्यादा सरफेस डिसइंफेक्शन करना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, पेशेंट के दोनों बेड के बीच में अंतर रखना है। और एयरबोर्न ट्रांसमिशन के लिए हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, SARS-CoV-2 इन लिमिटेड सेटिंग्स, उसके लिए हमको क्या करना है, N95 यूज, रेस्पिरेटर यूज एंड वेंटिलेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, Thank you so much, sir, for your excellent session. And I feel that the nursing professionals are highly benefited with your session today. You have explained the matter in a very simplified manner. अब सेशन ओपन है, जित पार्टिसिपेंट्स का कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं सर से। हेलो, हाँ, पूछिए रश्मि जी। सर N95 कितने घंटे यूज कर सकते हैं? या सो N95 में ना देखो दो चीजें है, एक तो एक सिंगल यूज N95 है और दूसरा होता है एक्सटेंडेड यूज N95। जब तक फिजिकल इंटीग्रिटी ऑफ N95 ठीक है, हाँ, फिजिकल इंटीग्रिटी माने क्या, जो N95 आपको दिख रहा है ये बराबर स्ट्रेंथ उसका मेंटेन है, तब तक आप उसको यूज कर सकते हो, पहली बात। हाँ, अगर कोई आप एरोजोल जनरेटिंग प्रोसीजर कर रहे हो तो इट हैज टू बी सिंगल यूज। जैसे ही आपका जो प्रोसीजर हो गया, जो भी आपका वार्ड में अगर काम हो गया तो वो तभी फेंक देना है। सो ये कितना घंटा ऐसे नहीं, अगर आपको पसीना बहुत आया, जैसे इंडिया में बहुत गर्मी रहती है, स्पेशली जब सेकेंड वेव आया मई अप्रैल में काफी गर्मी थी, तो वो पसीने से पूरा N95 4 घंटे 5 घंटे बाद पूरा गीला हो जाता था, तो तभी वो फेंक देना है। But as long as the physical integrity of the N95 is good,
you can use it. There is no problem. But if you feel the outer part of N95 has got contaminated, जो N95 का बाहर का हिस्सा है उस पे आपको लगता है कोई स्प्लैश हुआ है या आप एरोजोल जनरेटिंग प्रोसीजर किया और एरोजोल स्वाब पे चिपके हुए, तो वो आपको फेंक देना है. और जो एक्सटेंडेड N95 है वो आप 4 बार यूज कर सकते हो, 16 दिन के लिए आप यूज कर सकते हो. 4 N95 मिलते हैं और वो आप एक शिफ्ट में यूज करके पैकेट में डालना है और ऐसे डायरेक्ट वो भी 5th डे पे यूज करना है. तो जेव्हा जोपर्यंत तुमचा N95 चांगला आहे, टिकाऊ आहे, तोपर्यंत तुम्ही ते वापरू शकता. ओला झालाय घामा वगैरेनी तर तो चेंज करायचा आहे, किंवा तुम्ही असं कुठलं प्रोसिजर करताय जिथे तुम्हाला वाटते एरोझोल जनरेट झाले किंवा कोविड वॉर्ड मध्ये पोस्टेड आहात, तर तुम्हाला तो एकदाच वापरायचा आहे त्या शिफ्ट साठी. ओके, थँक्यू सर. किसी का और कोई सवाल है वो सर से पूछ सकता है. हेलो. या बोला. किसी का कोई सवाल है वो पूछ सकता है. किसी का कोई सवाल है वो पूछ सकता है. हेलो. हाँ पूछिए. हाँ सर, जो हम लोग एएनएम जो है फील्ड वर्कर, जो फील्ड में कोविड पेशेंट के पास जाते हैं, तो एक साथ में हम लोग. हॅलो. हा बरोबर, बोला ना. आम्ही ना हेल्थ केअर वर्कर म्हणजे जे एएनएम वगैरे आहे, त्या जेव्हा एरियात जातो आम्ही त्यावेळेला एका वेळेला 2-2 कधी 4-4 20-20 पेशंटना पण जात होतो, म्हणजे जातो आता एवढे पेशंट नाही आहेत, पण एका वेळेला 4 पेशंटकडे जातो. तर त्यावेळेला मग N95 चा मास्क एका दिवसात वापरून फेकायचा की कसं काय? जर तुम्ही कोविड पेशंट्सना बघायला जात असाल तर डेली तो चेंज झाला पाहिजे. हो ना. हा हो. जर तुम्ही नॉन कोविड पेशंट्सला बघायला चाललेत ऍज अन ऑक्झिलरी नर्स मिडवाईफ ना, ते तुमचं आहे ना. हे नाही. हो. जर तुम्ही कोविड संदर्भात पेशंट्सना भेटायला चालले, पेशंट खोकतोय किंवा शिंकतोय, तर तो N95 त्याच दिवशी चेंज झाला पाहिजे. तुम्ही इन बिटवीन पेशंट्स यू कॅन यूज द सेम N95. N95 हा स्वतःच्या संरक्षणासाठी आहे. पण काय होणार जर तुम्ही कोविड पेशंट, समजा एक पेशंट बघितला, त्यांनी खोकला केला, शिंकला, तर ते सगळे जे पार्टिकल्स आहेत ते तुमच्या N95 ला बाहेरच्या साईडला चिकटले. तर तुम्ही जाऊन दुसऱ्या पेशंटला बघितला, त्यांनी पण मे बी खोकला वगैरे केला, परत चिकला. असं करून करून तुम्ही जेव्हा सगळे पेशंट बघणार तर तुमचा N95 हा खूप कंटॅमिनेटेड असणार बाहेरच्या साईडनी. सो ऑलवेज रिमूव्ह युअर N95 फ्रॉम बिहाइंड. आफ्टर यूज ऑफ N95 नेवर टच द N95 फ्रॉम द फ्रंट. कभी भी आप N95 यूज करने के बाद उसको आगे से टच मत करो, आगे सब वायरस चिपक गया होगा. तर तुम्ही जर नॉन कोविड पेशंट्सला बघत असाल तर तुम्ही एक्सटेंडेड यूज करू शकता. जर तुम्ही कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट्सना बघताय तर एक N95 एक दिवसाला बस. ओके, थँक्यू सर, थँक्यू.
आपका जो भी पीपी आप यूज करोगे, आपका क्लिनिकल वर्क के बाद, वेदर यू आर ANM और नर्स वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो फ्रंट एरिया है और ग्लव्स जो है वो सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड होंगे। तो जब भी आप डॉफिंग कर रहे हो, जब भी आप पीपी निकाल रहे हो, तो कभी भी सामने टच मत करो। हाँ, जैसे कि फेस शील्ड भी सामने से नहीं उतारना है, गॉगल भी सामने से नहीं उतारना है, पीछे से उतारना है। यहाँ पे जो N95 है उसको पीछे के स्ट्रैप से निकाल के येलो बैग में डालना है। फेस शील्ड भी पीछे से निकालना है, गॉगल भी पीछे से निकालना है। अगर आपने पूरा कवरऑल सूट डाला है तो उसको इनसाइड आउट निकालना है। इनसाइड आउट यानी जो अंदर का भाग है, जो जहाँ पे कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, वो बाहर आ जाएगा। और जो बाहर का भाग जो था, जिसपे छींट उड़ी होगी या कोई भी स्प्लैश हुआ रहेगा, वो अंदर चला जाएगा। उल्टा करना है, जैसे हम शर्ट निकालते समय उल्टा हो जाता है अपने आप, वैसे निकालना है। ग्लव्स को भी इनसाइड आउट करना है। एनी क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चंस? किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अगर कोई भी सवाल नहीं है, then I would request Dr. Sriraj sir that you please motivate the participant to attend all the training sessions in the same batch. Yes. तो वही मोटिवेशन म्हणजे काय, इतना ही कहना चाहूंगा कि देखो, ये दिस इज द पीरियड जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिसेंसी होती है, और कॉम्प्लिसेंसी में ही हम फंस जाते हैं। या तो क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा है, केसेस कम हो रहे हैं। तो जितने सतर्कता से हम थे फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में, जहाँ पे डर भी बहुत था कि अरे ये कोविड कैसे है, क्या होगा, इससे लोग मर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, कॉम्प्लिसेंसी आ गई है कि अरे चलो केसेस तो अभी तो कोई कोविड पॉजिटिव ज्यादा रहते ही नहीं है, फिर मर भी नहीं रहे हैं, वैक्सीनेशन भी उसका से वजह से मर भी नहीं रहे। तो काफी, जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है प्लीज म्यूट करो। तो काफी कॉम्प्लिसेंसी में क्या होता है, हमारे प्रिकॉशंस हम कम लेते हैं। ये पहले भी हुआ था कि अरे इसको तो HIV नहीं रहेगा, तो इसके सैंपल को हम बिना ग्लव्स के भी हाथ लगाते थे। तो ऐसे सब नहीं करना है। जो प्रिकॉशंस आप पहले से फॉलो कर रहे हो, वो एडिक्वेट प्रिकॉशंस आपको लेने ही है। एक चैट में क्वेश्चन आया है, सर्जिकल मास्क कैन बी यूज फॉर हाउ मच टाइम। फिर से मैं बता रहा हूँ, सर्जिकल मास्क का एक्चुअल काम क्या है, टू प्रोटेक्ट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। सर्जिकल मास्क का मेन काम काय, जो पण पेशंट खोकतोय किंवा शिंकतोय त्याचे सिक्रेशन्स ना थांबवायचं। सर्जिकल मास्क ये आपको प्रोटेक्ट इतना नहीं करता है जितना वो सामने वाले को कर रहा है। तो सर्जिकल मास्क का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। अगर किसी पेशेंट ने छींका या खांसी किया, वो गीला हो गया, तो आप उसको तुरंत डिस्कार्ड कर दे और नया डाले। Don't surgical masks are the ones which we use are single use disposable. उसमें आपको एक बार ही यूज करके वो फेंक देना है। और एक मोटिवेशन और भी देना चाहूंगा, सबने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना ही चाहिए, और सब लोगों ने कोविड का वैक्सीन लेना भी चाहिए। कोई उसके बारे में मिसकंसेप्शंस मत रखो। डू नॉट रिलाई ऑन रूमर्स, व्हाट्सएप मैसेज और रिलेटिव्स क्या कहते हैं उस पे मत जाओ। ये बहुत ही, दोनों वैक्सीन इम्पोर्टेंट है, बहुत ही काम के हैं। I think so. We are done, right? If there are no questions. ओके, लोकल ट्रेन्स मध्ये काय काळजी घ्यायची, गर्दी आहे, येस आय ऍग्री,
लोकल ट्रेन्स मध्ये तुम्ही करू शकता, 2 कॉटन मास्क घालू शकतात आणि इकडे तिकडे टच नाही करायचंय. टच जसं तुम्ही लोकल ट्रेन मधून उतराल लगेच हँड हायजीन करा सॅनिटायझरनी. आणि लोकल ट्रेन्स हे खूप व्हेंटिलेटेड आहे. आपले जे लोकल ट्रेन्स आहेत ते खूप वेल व्हेंटिलेटेड आहे. सो तिकडे ट्रान्समिशन होणं थोडं कमीच आहे. हं. ये ऐसे नहीं है वायरस की सामने आपके आ जाए तो आपको तुरंत हो जाएगा. यू रिक्वायर एटलीस्ट 10-15 मिनट्स ऑफ एक्सपोजर टू द वायरस. तो लोकल ट्रेन में कैसे इतना विंड है कि वो वायरस अगर किसी ने खांसी भी किया तो वो तुरंत हवा में से चला जाएगा. सो लोकल ट्रेन में ट्रांसमिशन इतना नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पर मास्क पहनो, मास्क बिल्कुल पहनना है. टीटी और रेबीज वैक्सीन बिल्कुल कोविड वैक्सीन उसके साथ ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सेम डे पे किसी का भी ले सकते हैं. किसी का कोई और सवाल है वो पूछ सकता है. अगर Yes, कोई भी सवाल नहीं. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड कोविड वैक्सीन बोथ सेम डे. सी अगर आप यूएस से कंपेयर करें तो वो बोलते हैं कि कोई भी वैक्सीन कोविड वैक्सीन के साथ बिल्कुल ले सकते हैं. इंडियन गवर्नमेंट ने पहले एक गाइडलाइन रखी थी कि 14 दिन का डिफरेंस रखना है, बट आप सेम डे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ इंटरैक्शन नहीं होता. Yes, I think we will wrap it up. Yes, sir. Thank you so much, sir, for coming all together here and taking the session. Now, I think there is just one question in the chat. Well, I'll just finish. Any immunity booster for COVID? There is nothing like a immunity booster, to be very honest. You have to eat healthy. That is the only immunity booster. And vaccine itself is a immunity booster. हाँ? आपको समझ लेना है, जो हम ये इम्यूनिटी बोलते हैं अच्छा खाना खाने से, हल्दी का दूध भी पीने से, ये जो है ये सब नेचुरल इम्यूनिटी है. और ये नया पैथोजन है, ये पूरी तरह से 2019-2020 में ही आया है. तो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी उस पर इतना काम नहीं कर रही. इसलिए वैक्सीन जो इम्यूनिटी क्रिएट करता है, ये एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, वो सिर्फ कोविड के अगेंस्ट ही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह ऐसे कुछ नहीं रहते, वो कमर्शियल प्रोडक्ट से आप अच्छा फल वगैरह खाओगे तो अच्छी बात है. आणि येस, हेपेटायटिस अँड कोविड वॅक्सिन दोन्ही घ्यायचे आहेत. सगळ्या हेल्थ केअर वर्कर्सने हेपेटायटिस बी चं वॅक्सिन घेतलंच पाहिजे आणि कोविडचं पण. so if there are questions, then we will move forward. We will say thank you to Dr. Shreyas sir for coming here all together and explaining the concept in a simplified manner. Thank you so much, sir, for joining us today. And now I'm sharing the feedback form in the chat box. मैंने feedback form chat box में share किया है English और मराठी language में. Please आप लोग feedback form भरें और बिना feedback form भरे कोई भी meeting छोड़ के नहीं जाएगा. क्या किसी ने फीडबैक फॉर्म भर लिया है तो वो चैट बॉक्स में डाल के बता सकता है.
क्या किसी ने फीडबैक फॉर्म भर लिया है? चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबने फीडबैक फॉर्म भरने के लिए। बिना फीडबैक फॉर्म भरे कोई भी मीटिंग छोड़ के नहीं जाएगा। अगले सेशन की जानकारी मैं सभी को ईमेल से मैं दे दूंगी। आप सब लोग बैच 2 में हैं और सारे सेशन इसी बैच में अटेंड करेंगे। कोई भी सेशन आप लोग मिस नहीं करें। और जिसने फीडबैक फॉर्म भर लिया मीटिंग छोड़ के जा सकता है। आज आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मीटिंग क्लोज करने का टाइम आ चुका है। आप सब लोग अगले सेशन के बारे में मैं आपको बता दूंगी। और बस यही कहना था कि सारे सेशन आप लोग अटेंड करिएगा। तो अब मीटिंग मैं क्लोज करती हूँ। आप सभी लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।